हेलो। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है। एक्चुअली ओवर ही हो गया, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये है कि बैरियर मेथड्स के बारे में पढ़ने होंगे। ऐसे मेथड जिनसे मतलब प्रेगनेंसी को रोका जा सके, या फिर बैरियर हो सके, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। ठीक है, ऐसे सभी मेथड्स को हमें कम्प्लीटली पढ़ना होगा, या फिर उन सभी चीज़ों पे डिस्कशन करना होगा। कल का स्लाइड ओपन कर दीजिए। ओ, कल आप अपसेंट थी, गायब भी थी। ठीक है, ओपन है। यहाँ कल का क्लास और हुआ था, ये कल का स्लाइड ओपन है। ओके, तो हम लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, देखा जाए तो इस चैप्टर में जो हम लोग का वो है, क्या कहते हैं, हम लोग का जो चैप्टर में जितना कुछ टॉपिक्स है उसमें जो लिखने का है वो बहुत पीछे चल रहा है। कल का जो मतलब पर डे हम लोग का 2 से 3 स्लाइड लिखते हैं। कल के स्लाइड में हमने कुछ भी नहीं लिखवाया, बस परसों जो कल लिखवा रहे थे वो परसों के स्लाइड का था। तो मतलब अभी कल का लिखना है, और जो आज का स्लाइड बन रहा है वो तो बन ही रहा है। तो लिखने का काम हम लोग का पीछे चल रहा है, और हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्चर को दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा लेक्चर बोला जा सके, लेक्चर से आपको समझाया जा सके बेटर वे में, वो सारे मेथड्स यूज किया जाए। ठीक है, तो कॉन्ट्रासिपेशन का मतलब होगा कॉन्ट्रैप्स, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर कॉन्ट्रासिपेशन। तो इन सब का मतलब होता है कि बैरियर मेथड्स, टाइप्स ऑफ बैरियर मेथड्स, मतलब बाध्यकरण की विधियां जो होती हैं, जिसमें क्या मतलब ऐसी विधियां जिनमें प्रेगनेंसी को कंप्लीटली रोका जा सके, वैसी बाध्यकरण की विधियां इसमें हमें कंप्लीटली पढ़नी होती हैं। ठीक है, जिनमें कई मेथड होते हैं, परमानेंट मेथड होते हैं, टेम्परेरी मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड के बारे में कल हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक हमारा नेचुरल मेथड है। ठीक है, तो नेचुरल मेथड के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने एक चार्ट आप लोगों को शो किया था। वो चार्ट, सॉरी, आज जो चार्ट शायद सेव नहीं हुआ या फिर ऐड नहीं है। ठीक है, तो जो कल का चार्ट हमने शो किया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो डेज बांटे गए थे, उन डेज में ही मतलब जो प्रेगनेंसी थी वो नेचुरल मेथड में आया था, कि वो जो डेज चलते हैं। कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन है। हालांकि वीडियो अभी हम अपलोड नहीं किए हैं, देखेंगे कुछ टाइम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वो जो मेथड्स है वो बैरियर मेथड्स, नेचुरल मेथड्स की उसको प्राकृतिक रूप से कैसे, उसमें जो दूसरा मेथड आता है वो आता है कि इंसेमिनेशन जो हो वो आउट ऑफ वेजाइना हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो स्पर्म का मतलब स्पर्म का सेक्रेशन होता है, या जो सीमेन का सेक्रेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ हो, वो ह्यूमन बॉडी से बाहर हो। मतलब जब एक्चुअली क्वाइटस की प्रोसेस हो, क्वाइटस मतलब कॉपुलेशन की प्रोसेस हो, सारी प्रक्रियाएं हो, बट एट द टाइम ऑफ कह सकते हैं कि जब मतलब वीर्य निपात का समय हो, जब वीर्य को मतलब जो सीमेन है उसको बॉडी में, जब मतलब वेजाइना में जब वो इंटर होने वाला हो, तो ऐसे में फील मतलब जो मेल होता है वो इजिली उस चीज को फील कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में वो चाहें तो उसको आउट ऑफ बॉडी भी सेक्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द मेथड, यही ये मतलब यही चार्ट था हमारा। दैट इज द मेथड ऑफ सेक्रेशन, और कह सकते हैं नेचुरल वे ऑफ सेक्रेशन कह सकते हैं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, नेचुरल वे ऑफ बैरियर कह सकते हैं। ठीक है, वो दोनों मेथड नेचुरल वे ऑफ बैरियर में आते हैं। ठीक है, एक्चुअली एक टाइम पे माइंड एक जगह काम करता है तो बेटर रहता है। अब एक टाइम पे फोटो ऐड कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो माइंड एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। ओके फाइन, कीबोर्ड रख दे रहे हैं क्योंकि हम कुछ भी नहीं लेक्चर देने वाले हैं, मतलब कुछ भी लिखने वाले नहीं, नॉन स्टॉप 30 मिनट लेक्चर देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर लगातार लिखेंगे। फर्स्ट 30 मिनट अब ऐसा हम सोच रहे हैं डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, 2 सब्जेक्ट तो पढ़ाने हैं, ऐसा तो है नहीं कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स का एक तरफ लेके चल रहे हैं, एक तरफ का। जब 12th ही पढ़ाना है तो पहले के आधे घंटे कंप्लीटली लेक्चर दे लिया जाए, और फिर लास्ट के आधे घंटे कंप्लीटली राइटिंग हो जाए। ठीक है, तो कॉन्ट्रासिपेशन मतलब बाध्यकरण की हमें सभी विधियों को पढ़ना होगा, जिसमें नेचुरल विधि के एक मेथड को पढ़े थे। मतलब ये जो फर्टाइल विडो है, अगर फर्टाइल विडो को छोड़ दें तो नॉर्मल डेज जो होते हैं, यानी जो मतलब अलग अलग पीरियोडिक डे के अनुसार, अलग अलग मासिक चक्र के जो दिन होते हैं उनके अनुसार जो फर्टाइल विडो होता है, अगर इन दिनों को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी दिन होते हैं वो सुगम होते हैं, या फिर कह सकते हैं उनमें 30% या उससे लेस चांसेस होते हैं ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद अगर और चीज़ों की बात करें, तो और चीज़ों में हमारा परमानेंट मेथड्स आते हैं, टेम्परेरी मेथड्स आते हैं, ड्यूरेबल मेथड्स आते हैं। जैसे कुछ मेथड्स सिर्फ कुछ महीनों तक काम करते हैं, कुछ मेथड्स कुछ सालों तक काम करते हैं, कुछ मेथड्स सिर्फ कुछ घंटों तक काम करते हैं, कुछ मेथड्स तब तक काम करते हैं जब तक हम उनको यूज करते हैं। विडो मीन्स, सॉरी,
एक्चुअली इसको कह सकते हैं फर्टाइल विडो नहीं कहेंगे, इसको फर्टाइल डेज कह सकते हैं। विंडो है, फर्टाइल विंडो, ठीक है। अंक की मात्रा इसमें शॉर्टली दिख नहीं रही है, इसको फर्टाइल डेज कह सकते हैं कि वो जो होता है 17 से 24वां दिन वो फर्टाइल डेज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे अगर हम स्पर्म की यानी जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की एज मान के चला जाए तो एक गर्भ में लगभग वो 6 से 7 दिन तक रह सकता है। और अगर अंडाणु की जीवन अवधि माना जाए तो अंडाणु की जीवन अवधि जो कार्यगत जनन क्षमताशील अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है मात्र 24 घंटे। बट कुछ केसेस में ये घंटे जो होते हैं वो बदल भी सकते हैं, 48 या 72 घंटे तक भी जा सकते हैं। तो एक अनुमान माना जाता है फर्टाइल विडो, मतलब एक फर्टाइल का एक अनुमान मान के चला जाता है कि नहीं इतने से इतने समय में यदि निषेचन होता है तो ऐसे में गर्भधारण के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्शन में। पहले हम पढ़ते हैं परमानेंट मेथड, क्योंकि परमानेंट मेथड सबसे ज्यादा इजी होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक तरफ है वेज डिफरेंस, वेज डिफरेंस मतलब वैसेक्टॉमी, और एक तरफ है ट्यूब यानी ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, जहां ये जो नसें हैं, ये जो मतलब वेज डिफरेंस है, ये जो मतलब शुक्रवाहिनियां हैं, इनको काट कर बांधा जाता है तो इसे नसबंदी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये नस कट के बंध रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन को काट के बांधा जा रहा है ये किसके अंतर्गत आता है? ये नसबंदी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दो नसों को काट के बांध दिया जा रहा है जिससे उनके बीच संचार नहीं हो पा रहा है। ये अस्थायी विधि है। ये किसी भी दंपति को अगर अपनानी चाहिए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें दोबारा किसी भी प्रकार का शिशु या फिर किसी भी प्रकार का गर्भधारण नहीं चाहिए। यदि वो ऐसा दोबारा चाहेंगे तो इसको जोड़ पाना संभव नहीं, कंप्लीटली निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो ये परमानेंट मेथड यानी अस्थायी विधि आता है। स्टरलाइजेशन यानी बाध्यकरण का ये कंप्लीटली बाज बना देता है। ठीक है, परमानेंट अस्थायी विधि है। सर्जिकल मेथड है, मतलब सर्जरी के द्वारा काटा जाएगा, ब्लेड से चीरा जाएगा, चीर के उस नलिकाओं को पकड़ा जाएगा, पकड़ के मतलब जैसे एक धागे को पकड़ के खींचा जाता है वैसे थोड़ा सा पकड़ के बाहर खींचा जाएगा, उसके बाद फिर उसको काट दिया जाएगा, काटने के बाद दोनों को बांध दिया जाएगा, दैट इज बाध्यकरण। ठीक है, मेल्स में यानी जो नर में बांधा जाता है उसे वैसेक्टॉमी कहते हैं, वेज डिफरेंसिया को काट के बांध दिया जाता है। और जो फीमेल्स में बांधा जाता है उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, उसमें फैलोपियन नलिका या फिर ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी को काट के बांधा जाता है। हिंदी में एक जो इधर वाला है इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं और जो एक इधर वाला है इसे अंडवाहिनी कहा जाता है। सिंपल, इसके अलावा और कुछ इसका नहीं है। ठीक है, एक शुक्रवाहिनी और एक अंडवाहिनी दोनों को काट के बांध दिया जा रहा है, दैट इज अ मतलब परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ऐसे में किसी प्रकार का मतलब गर्भधारण नहीं हो सकता। ये मतलब गर्भपात या फिर गर्भधारण को रोकने की सबसे मतलब सुगम विधि है। ऐसे में कितना भी निषेचन किया जाए ऐसे में गर्भपात नहीं होगा। सेकंड आता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है कि हार्मोनल विधियों द्वारा उनको रोका जाए। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन और जो मतलब रासायनिक चीजें होती हैं वो काफी लंबी जाती है। ठीक है, उनको समझना मतलब बहुत लंबी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, बहुत लंबी थ्योरीज को हमें कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो उतना लंबा भी नहीं है, उसमें बस सीधी सी बात है मतलब ये सारी चीजें फीमेल्स में किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो हम किसी ऐसे केमिकल का यूज कर दें जो एफएसएच एलएच को कम कर दे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा दे तो गर्भधारण नहीं होगा। सिंपल, ठीक है, कुछ भी मतलब इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ, अगर इनके यूजेस देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट एक पढ़ने के अकॉर्डिंग ये जो मेथड होता है काफी सिंपल होता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है कि कुछ अब यहाँ पर ओरल पिल्स ली जाती हैं, कुछ दवाइयाँ ली जाती है, ओरली लिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, या फिर नॉर्मली कैप्सूल के थ्रू लिया जाता है, या फिर कोई ऐसा मतलब एक कैप्सूल लिया जाता है जो कि कई वर्षों तक रहता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीजें आती हैं। पहले हम पिल्स की बात कर लें तो जो दवाइयाँ आती हैं, जो पिल्स आते हैं, उनमें जो मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो हाइयर होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है देन द एस्ट्रोजन। ठीक है, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, तो इन दोनों के अफेक्ट से क्या होता है, जब इन दोनों का हार्मोन मतलब इन दोनों हार्मोन का ऐसा सेक्रेशन होगा तो एफएसएच और एलएच का सेक्रेशन रुक जाएगा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि यदि एफएसएच और एलएच का सेक्रेशन कम होगा तो अंड पुटिकाओं का या फिर अंड परिपक्वन जैसी सभी प्रक्रियाएं कंप्लीटली
बाध्य हो जाएगी, कंप्लीटली रुक जाएंगी। और जब एफएसएच और एलएच जैसी मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ये सेक्रेट नहीं होंगे तो सेक्रेट क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सॉरी प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है, तो ऐसे में ओवम जो रहता है यानी जो एग रहता है वो कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और जब वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, जब वो कंप्लीटली वर्क नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन में गर्भ धारण हो पाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो एग है वो अनमैच्योर है, परिपक्व हुआ ही नहीं, और ऐसे ऐसे में ये क्या होते हैं कि ये सारी चीजें मासिक चक्र को भी यानी पीरियड्स को भी कंप्लीटली प्रभावित करती हैं। ठीक है, आई होप आपको बेटरली समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आज के दिनों में तो जैसे मॉडर्न जो जनरेशन है वो दिन पर दिन चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो आज के टाइम में एक इंजेक्शन भी आ गया है प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, हेलो, कुछ टेक्निकल इशू, एक सेकेंड। हेलो, एक्चुअली डबल माइक कैच कर रहा था तो वो वॉइस थोड़ा सा रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हम बता रहे थे कि नाउ डेज आजकल के दिनों में एक इंजेक्शन आ रहा है। ठीक है, एन इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन आ रहा है जिसका यूज किया जा रहा है, जिसे डीपो प्रोवेरा नाम से दिया जा रहा है। ठीक है, और उसके डोजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इन सिंपल लैंग्वेज क्या किया जा रहा है कि एक प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन आता है डीपो प्रोवेरा नाम से, और उसको नॉर्मली दे दिया जाता है, जिसका प्रभाव लगभग 3 महीने तक रहता है। ठीक है, 3 महीने तक किसी भी प्रकार का गर्भधारण प्रेगनेंसी नहीं होगा, जब तक प्रोजेस्टेरोन अपने अफेक्ट में रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे इसका मतलब जैसे इस इंजेक्शन का डिक्री जो इफेक्ट रहेगा वो डिक्रीज होगा, वैसे वैसे वापस से हार्मोनल फ्लो स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर डेली वर्क्स यानी जो पीरियड्स रहेंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो अब आगे देखा जाए, तो अब आगे क्या क्या चीजें हैं। आगे हम एक इम्प्लांटेशन का मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन मतलब एक मतलब अध्यारोपण कहा जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, कुछ कैप्सूल्स को अध्यारोपित या फिर आरोपित किया जाता है। कहाँ आरोपित किया जाता है? इनसाइड यूटेरस। ठीक है, अब ये जैसा कि आपको ए वाला जो दिख रहा है वो इम्प्लांटेशन मेथड है। उसमें क्या किया जाता है, एक नोरा प्लांट कैप्सूल आता है जो कि प्रोजेस्टेरोन का आता है। ठीक है, नोरा प्लांट कैप्सूल आता है, इसको सर्जिकल मेथड से सर्जरी के द्वारा इसके जो कैप्सूल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, नॉर्मली इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर द इंजेक्शन, जब वो इंजेक्ट हो जाता है, जब वो इम्प्लांट हो जाता है अंदर, तो ऐसे कंडीशन में ये जो कैप्सूल है ये लगभग मतलब 5
एक्चुअली हमारे अकॉर्डिंग 5 साल तक इफेक्ट में रहता है, लेकिन यहाँ पर मतलब जो नोट्स था उसमें 5 मंथ लिखा हुआ था, तो इसलिए हमारे अकॉर्डिंग ये जो कैप्सूल है ये लगभग 5 साल तक काम करता है। और जब भी नोरा मतलब गर्भधारण दोबारा धारण करना हो, अर्थात जब प्रेग्नेंट होना हो या फिर जब गर्भ मतलब प्रेगनेंसी को वापस धारण करना हो, तो ऐसे कंडीशन में सर्जिकल मेथड द्वारा उन कैप्सूल उन संपुटों को बाहर निकाल दिया जाता है। वापस जो पीरियड्स होते हैं वो वर्किंग में आ जाते हैं, वो वापस चलने लगते हैं। ठीक है, देन दैट इज एन अदर मेथड। ठीक है, फिर से इस मेथड को बता दे रहे हैं, इम्प्लांटेशन मेथड को। इससे नोर प्लांट मतलब ये जो कैप्सूल आपको दिख रहे हैं, जो मतलब डॉक्टर ने हाथ में लिया हुआ है, ये जो कैप्सूल है ये कौन से कैप्सूल है? नॉर प्लांट कैप्सूल है। ठीक है, अब इस कैप्सूल के साथ क्या होता है कि ये कैप्सूल को नॉर्मली इनसाइड मतलब यूटेरस वॉल या फिर यूटेराइन वॉल में इसको नॉर्मली इंजेक्ट कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड से। ठीक है, मेथड, और ये कैप्सूल लगभग 5 साल तक प्रभाव में रहता है। और जब भी मतलब 5 साल के बीच यदि किसी भी प्रकार से गर्भ धारण की मतलब इच्छा जागृत होती है या फिर करना होता है, तो ऐसे में इसको आसानी से एक्सर्ट कर किया जा सकता है सर्जन के द्वारा। कोई भी सर्जन मतलब कोई भी सर्जन रहेगा वो नॉर्मली उनके सिम्पटम्स उनके सिंबल से आराम से सर्जरी करके उन कैप्सूल्स को निकाल देगा, और उन कैप्सूल्स के निकलने के 15 से 20 दिन में वापस से जो भी मतलब हार्मोनल लेवल के फ्लोज होंगे वो शुरू होंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, पीरियड्स दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ देखा जाए तो इतने जो मतलब हमने जो दवाइयाँ बताई, जो मतलब बस एक सहेली दवाई इस वक्त काफ़ी प्रचलित है इन हार्मोनल फ्लो के लिए, माला डी है, और इसके साथ कई और दवाइयाँ हैं, तो ये सारी प्रचलित हैं। और ऐसी कोई भी दवाइयाँ मेल के लिए नहीं बनी है, अर्थात ये सारी दवाइयाँ किस पे अप्लाई होती है? फीमेल पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, बट इंडिया में एक है खड़गपुर में एक इंडियन साइंटिस्ट की लैबोरेटरी बनी हुई है। ठीक है, आईआईटी की, जो कि इस बात का दावा करती है, इस बात पे मतलब अपने आप पे कहती है कि हम एक ऐसी दवाई का निर्माण कर रहे हैं जो कि अगर कोई मेल खा ले, कोई मतलब पुरुष खाता है, तो ऐसे में उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण सालों तक बंद रहेगा। वो इस चीज के दावा करते हैं, बट अभी तक इस चीज पे पुष्टि और इस चीज का प्रैक्टिकल यानी इस चीज पे अभी हम मतलब ये जो नोट्स है ये काफी पुराने हैं, तो अभी हम इस बात पर श्योर है कि नहीं कि वो कैप्सूल्स मार्केट में आए हैं कि नहीं, प्रचलित है कि नहीं। अगर ऐसे आए होते तो जाहिर सी बात है न्यूज तो मिली होती, बट ऐसा कुछ अभी हमने सुना नहीं। तो मेल्स के लिए देखा जाता है ऐसी कोई पिल्स नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत सारी पिल है। जैसे मैं अपने 5 साल के लिए जो मेथड पढ़ा है वो इम्प्लांटेशन का मेथड है, जो आपने 3 महीने के लिए मेथड पढ़ा है वो इंजेक्शन का मेथड है, और उसके साथ जो दवाइयाँ आती हैं वो दवाइयाँ 21 दिन के मतलब 21 दिन के गैप पे या फिर 30 दिन लगातार जो 30 दिन का डोज होता है, वैसे सहेली, माला डी और अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं उनका सेवन करना होता है। ठीक है, देन दिस ऑल आर द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? ये सारे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। मतलब इसमें हम कंप्लीटली किसको प्रभाव कर रहे हैं? इसमें हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को प्रभाव कर रहे हैं, एफएसएच एलएच के लेवल को के प्रभाव को कंप्लीटली कम कर दे रहे हैं, जिससे जो मतलब एग फॉलिकल के मैच्योर होने की प्रक्रिया है, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो कि किसके प्रभाव के मतलब किसके प्रभाव के कारण हो रही थी? वो कंप्लीटली एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव में हो रही थी। और जो मतलब पोस्ट ओव्युलेटरी फेज था, जो फॉलिकल फेज के बाद पड़ रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें एलएच के प्रभाव के कारण होती है। तो इन दोनों एफएसएच और एलएच के हार्मोन के लेवल को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो फॉलिकुलर स्टेज होता है या फिर जो ओवम का मैच्योरेशन स्टेज होता है वो कंप्लीटली बैंड हो जाता है, बैरियर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो एग होता है वो मैच्योर होता ही नहीं है। जब एग मैच्योर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत लेस रहेंगे, गर्भधारण बहुत ज़्यादा ही कम होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा आईयूडीज आता है। आईयूडीज मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, मतलब कुछ ऐसे यंत्र, कुछ ऐसे भौतिक यंत्र जिनकी वजह से मतलब जो गर्भधारण है उसको रोका जा सके, प्रेगनेंसी को कम्प्लीटली कम किया जा सके, जिसमें हमारा प्लास्टिक, कॉपर या फिर स्टील का बना हुआ कॉइल्ड स्ट्रक्चर या फिर फोम का बना हुआ। तो इसके सामने आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बी वाला जो है वो कॉपर टी है, सी वाला जो है वो रबड़ का बना हुआ है। ठीक है, और डी वाला जो है वो फोम है, और ई वाला जो वो सर्विकल कैप है। ठीक है, तो ये जो सारे फिगर्स बने हुए हैं ये सारे क्या है? ये सब आईयूडीज है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं। ठीक है, इन मतलब इसमें जैसे मतलब बैरियर मेथड्स में इनको लिया जाता है, आईयूडीज में इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में हमारे क्या आते हैं? कॉपर टी आते हैं। ठीक है, सारे आईयूडीज नहीं है,
बाकी जो है वो नॉर्मल बैरियर मेथड्स हैं, जो प्लास्टिक के हैं, जो फोम के हैं, या फिर जो सर्विकल कैप है, नॉर्मल बैरियर मेथड्स है। बट जो आईओडीज है, ये जो होते हैं इसको गर्भाशयी गुहा में बैठाया जाता है, अर्थात इनका जो सेटअप होता है ये गर्भाशय के अंदर करवाया जाता है, ठीक है। मतलब और ये काफी थोड़ा सा हार्ड होता है। कुछ औरतें इसको मतलब जो मैरिड औरतें होती हैं जिनको बेबी बर्न बर्न नहीं करना पड़ होता है, मतलब 2 बेबी हो गए बस, अब उनको इस चीज़ को कम्प्लीटली बैन करवा देना है, और वो सोचती हैं कि इस मेथड को अप्लाई किया जाए। कुछ टेम्परेरी मेथड्स हैं, इसको ईजिली निकाला भी जा सकता है और इंसर्ट भी किया जाता है। तो इंसर्शन के समय मतलब थोड़ा सा जो दर्द होता है वो बर्दाश्त से बहुत के बाहर होता है, और ऐसे में ब्लड का भी सेक्रेशन होने लगता है। तो मतलब कुछ लोग इसका यूज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, कुछ जो औरतें होती हैं इनका प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती हैं, बट जिनके अंदर आसानी से सेटअप हो जाता है और डॉक्टर के द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है, वहां हम कुछ और नहीं कह सकते इनके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बताया। अब हम बात करते हैं कॉपर टी या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की। तो ये क्या करते हैं, ये जो डिवाइसेस होते हैं ये कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं। कॉपर आयंस मतलब ये क्या करेंगे, गर्भधारण के अंदर कॉपर आयंस को रेगुलर रिलीज करते रहेंगे। तो जो कॉपर आयंस रहेंगे यानी जो स्पर्म होता है वो कॉपर से रिएक्ट करके क्या करता है, अपनी गति को और अपने जनन क्षमता को खो देता है। तो अब जब ये जो डिवाइसेस रहते हैं ये लगातार कॉपर का सेक्रेशन करते रहेंगे, जब कॉपर का सेक्रेशन बराबर गर्भधारण में होता है, मतलब गर्भाशय में होता रहेगा, तो शुक्राणु को अंड तक कहाँ से पहुंचना है, गर्भाशय से होकर पहुंचना है। तो गर्भाशय में ही उनकी जनन दक्षता, उनकी जनन क्षमता, उनका जो मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उनको कम्प्लीटली कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ मतलब बाकी जो मेथड्स बचा रह जाता है उसमें क्या होता है कि सॉरी मतलब जितना भी जो मतलब बाकी जो बच्चे होते मतलब ये क्या होता है कि ये फैलोपियन नलिका तक पहुंचता ही नहीं है। फैलोपियन नलिका तक पहुंचने से पहले ही वो क्या हो जाता है, वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पर्म पहुंच ही नहीं पाता। तो ये एक इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है जिसमें कॉपर टी या फिर यू शेप या फिर एल शेप कुछ ऐसे मतलब अलग। अब इसमें एक ही डिवाइस के बारे में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। बट अगर साइड बुक के अकॉर्डिंग दिया जाए तो 2-3 ऐसे डिवाइस आते हैं, कॉपर टी, लूप शेप, एल शेप, कॉइल्ड शेप। तो कई तरह के शेप आते हैं जो कि मतलब क्या किया जाता है उनको फैला मतलब यूटेराइन यानी गर्भाशय की दीवार में स्थानांतरित या फिर अध्यारोपित कर दिया जाता है, इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। और इम्प्लांट करने की वजह से गर्भधारण जो होता है, प्रेगनेंसी जो होती है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो एक ये मेथड है। हालांकि ये मेथड में हमने बताया कि कुछ लोग इसको कम्प्लीटली मतलब इसमें थोड़ा सा पेन होता है, तो कुछ लोग पेन को सह नहीं पाते हैं, कुछ लोग में ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये मेथड थोड़ा सा सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है फेज ऑफ मतलब यूटेरस गर्भ मतलब यूटेरस का जो फेज है, जो वेजाइनल फेज है, जो सर्विकल फेज है, उसमें जो सिचुएशन है कैसी है, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, सबके जो मतलब ऑर्गन्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। ऑर्गन्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं, वो डिपेंड करता है खान पान, रहन सहन, और मतलब जो भी उनके मतलब जो कुछ लोग में जेनेटिकली भी चेंजेस, ऑर्गन जेनेटिकली ऑर्गन चेंजेस होते हैं, मतलब अनुवांशिक रूप से। कुछ लोग का फिजिकली चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग के हार्मोनल इफेक्ट चेंज हो जाते हैं, तो ऑर्गन सेम नहीं होते। तो इस हिसाब से कुछ लोग में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेटर समझ में आ रहा होगा। तो अब जो बैरियर मेथड्स हमें पढ़ने थे, बैरियर मेथड्स में मतलब लिखा हुआ है मतलब कॉन्डम्स के बारे में, या फिर वेजाइनल पाउच के बारे में, या फिर डायफ्राग्म के बारे में, या फिर सर्विकल कैप के बारे में, या फिर कुछ फोम जो आते हैं उनके बारे में। तो ये जो कुछ मेथड्स होते हैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ हमें डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी बात है, ये आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित चीज़ें हैं। क्यों? इजी टू यूज है, और सस्ती हैं, आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं, अफेक्टेबल होती है, एसटीडीज से भी बचाती हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कार्यगत मानी जाती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कार्यगत मानते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा मतलब इसके बारे में बस 2 ही मिनट 3 मिनट का लेक्चर होगा, इसको हम ब्रेक के बाद देंगे। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ और समझाएंगे, उसके बाद फिर 20-25 मिनट लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं। माइक ऑफ रहेगा, वीडियो तो आज ऑफ ही है, वीडियो देखेगा थोड़ा सा चला देंगे।
हेलो। ओके, तो टाइम इज ओवर नियरली। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हमारा आगे का टॉपिक चलना है, ठीक है। इतना टॉपिक हम पढ़ लिए। अभी हमने जिसकी बात की है, अभी हमने जिसकी बात की अब तक हम कहाँ पर पहुंचे। अभी हम मतलब ये बैरियर्स में ही पढ़ रहे हैं। बैरियर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल मेल बैरियर्स और फीमेल बैरियर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, कॉन्डम और वैजाइनल पाउच, डायफ्राम और सर्विकल कैप, और उसके साथ फोम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब इसमें जो भी मेथड्स हमें पढ़ने हो रहे हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब एक तरह से कह सकते हैं फिजिकल नॉर्मल बैरियर है, ठीक है। जो और इसमें सबसे ज्यादा अच्छी और खास बात ये होती है कि ये हमें एसटीडीज से भी बचाते हैं, कंप्लीटली एसटीडीज से बचाते हैं। कंप्लीटली एसटीडीज का मतलब क्या है कि आयु मतलब किसी प्रकार की ऐसे मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो लैंगिक रोग होते हैं वो किसी भी प्रकार से नहीं होते, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका जो होता है बेनिफिट होता है। और दूसरी बात ये क्या है, ये काफी इजी टू यूज होता है, ठीक है। इजी मतलब इजिली अवेलेबल रहते हैं और इजिली इनका यूज किया जा सकता है। थर्ड थिंग होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं, बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा इजी होता है, ठीक है। और चीपर भी है, सस्ते भी हैं, तो इसलिए इनका और ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है। और अभी तक मतलब बस मतलब मेल कॉन्डम्स की बात होती थी कि वही मार्केट में प्रचलित है, बट अब फीमेल भी आ चुके हैं लगभग, और उनका भी प्रॉपरली यूज सेम वे में किया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ जो पाउच है या फिर जो फोम है, फोम में क्या होता है कि फोम 24 घंटे तक ही मतलब नॉर्मली असरदार रहता है। और उसमें क्या होता है, इसमें सीधी सी बात है कि एक ऐसे केमिकल्स कुछ अभी मतलब अभी हम सारे मेथड्स को पढ़े नहीं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं, कुछ ऐसे क्रीम्स आते हैं, कुछ ऐसे फोम्स आते हैं जो क्या करते हैं कि जो कम्प्लीटली जो स्पर्म्स होता है वो या फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको कम्प्लीटली वो निष्क्रिय कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। और काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद, मतलब वो बेनिफिशियल नहीं, इनसे कोई ज्यादा ज्यादा खतरा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको काफी ज्यादा इजी माना जाता है। मतलब जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम को सर्वाइकल कैप पे नॉर्मली रख दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली हम इस चार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सर्विकल कैप, जैसे ये मतलब ई वाला क्या है, सर्विकल कैप है, इसमें इसको क्या किया जाए, इसको क्या कहा, मतलब एक टाइप का डायफ्राम है, इसको सर्विकल कैप पे बैठा दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म होते हैं वो सर्विकल कैप यानी जो ग्रीवा नाल होती सॉरी जो ग्रीवा नाल होती है उसको क्रॉस कर ही नहीं पाता। जब उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है गर्भधारण नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा मतलब इजी मेथड माना जाता है। उसके साथ कुछ जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सुने, उसी तरह एक स्पर्मिसाइडल भी आता है, स्पर्मिसाइड्स, ठीक है। जिसमें फोम, अभी जो हम फोम का नाम ले रहे हैं, फोम तो स्पर्मिसाइडल है ही। उसके साथ एक नॉनऑक्सिनल लाइन आता है, ठीक है। नॉनऑक्सिनल लाइन के साथ कुछ ऐसे क्रीम आते हैं, जेली आते हैं, फोम आते हैं, जो कि केमिकल मेथड्स में आते हैं ये सारे, ठीक है। और नॉनऑक्सिनल लाइन जो है ये भी एक मतलब ये से क्या, ये सब क्या है, स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड मतलब शुक्राणु नाशक, ये कंप्लीटली क्या करेंगे, शुक्राणु का नाश कर देंगे, ठीक है। उनको मतलब उनको कंप्लीटली डेड करा देते हैं, ठीक है। और एक फिजियोलॉजिकल मेथड होता है, फिजियोलॉजिकल जो मेथड होता है, ये मतलब इसको नेचुरल मेथड्स में लिया जाता है। और एक क्वाइटस इंटरप्ट्स का नाम से रहता है, यानी मैथुनांग, तो मैथुन भंग के मतलब यही है कि जब इजैकुलेशन होने वाला हो, जब स्पर्म बाहर आने वाला हो, तो उसको वेजाइना मतलब उसको वेजाइनल वे में इंटर न करा के उसको आउटसाइड ऑफ द बॉडी स्पर्म को बाहर सेक्रेट करवा दिया जाए, ठीक है। तो ये क्वाइटस इंटरप्ट में आता है। उसके साथ एक इंडस्ट मतलब एबॉर्शन आता है, किसी भी कारण यदि गर्भपात हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि गर्भपात यानी जो भी जिस भी प्रकार की प्रेगनेंसी है उसको नॉर्मली कुछ ऐसे मेडिसिन आते हैं जो कि लगभग 48 घंटे के अंदर मतलब कुछ ऐसे आईयूसीडीज केमिकल्स आते हैं जो कि नॉर्मली प्रेगनेंसी मतलब उसके लिए, उसको पढ़ने के लिए मतलब उसको अच्छे समझना होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी उनके बारे में हम कंप्लीटली नोट्स नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन उसका यूज जो होता है, जैसे कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं या फिर रेप वेप की कंडीशन में, किसी कंडीशन में रेप हुआ है, 3 से 4 लोगों ने लगातार रेप किया था, ऐसे में अगर कोई प्रेगनेंसी न धारण हो तो कुछ आईयूडीज या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी को कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। और वो मतलब 48 से 72 घंटों के में ही एप्लीकेबल होता है बिफोर द क्वाइटस, यानी जब कॉपुलेशन हुआ हो तो उसके 48 से 72 घंटे के अंदर यदि वो मेथड्स अपनाते हैं then it will be useful, otherwise उनका कोई मतलब नहीं है,
ठीक है। तो ये सारे बैरियर मेथड्स हैं जिनके बारे में अभी पढ़ा है, ठीक है। अगर अब इस मतलब ये सब सारे बैरियर मेथड्स हैं। अगर बैरियर मेथड, जाहिर सी बात है इसमें कुछ 100% बैरियर वर्केबल मेथड्स है। फॉर एग्जांपल जो मतलब फिजिकल बैरियर्स हैं, उसके साथ जो कॉन्डम्स हैं, उसके बाद जो परमानेंट बैरियर मेथड्स है, ये 100% वर्केबल होते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली काम करते हैं और इसमें से ही गवर्नमेंट कंप्लीटली कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फ्री और कम रेट पे करे, जिसके बारे में हमने बताया है उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हमें नहीं बताई जाती हैं। और अगर देखा जाए तो अगर जनसंख्या की गणना को हम लोग अगर पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या को गणना को पढ़ा जाए तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम भीमराव अंबेडकर जी का जो मतलब जनसंख्या और जो संविधान के वक़्त उन्होंने हिंदू मुस्लिम के जो मतलब जनसंख्याओं को लेके जो अनुमान लगाया था, उस हिसाब से जो उन्होंने भारत में होने वाले मतलब पिछले 500-600 सालों में परिवर्तन को बताया था, उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि अगर उसी प्रकार क्योंकि अभी सरकार बहुत ज़्यादा कार्यरत है इन सब चीज़ों पे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। बट अगर जैसा पहले के स्टार्टिंग के कुछ सालों में हुआ है कि 35 करोड़ जनसंख्या से 140 करोड़ जनसंख्या हुई है, उसके हिसाब से भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी बुक के में कुछ अनुमान लगाए थे कि आने वाले सालों में, 100 सालों में जो भारत की जनसंख्या रहेगी उसमें प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मीटर जगह ही मिलेगी रहने के लिए। ठीक है। और इस चीज़ का कई जगह उल्लेख किया गया भारत की बढ़ती जनसंख्या को, जो कि 19वीं से 20वीं शताब्दी में, सॉरी 20वीं से 21वीं शताब्दी में जो भारत की जनसंख्या बढ़ी है उसको अनुमान लगा के, तो इन सब पे बहुत हद तक कार्यगत किया गया है। तो इसीलिए जो मतलब सरकार है इसको का मतलब जो सर्जिकल मेथड्स है उनको 1-2 महीने मतलब गर्मी के दिनों में जब गर्मी की छुट्टी के दिन होते हैं तो सर्जिकल मेथड्स को गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कराती है। तो पहले मतलब अब से 3-4 साल पहले लॉकडाउन से पहले हर गर्मी में एक एम्बुलेंस या फिर एक बड़ी-सी गाड़ी गाँव शहर में घुमाई जाती थी जिसमें लिखा जाता था कि फ्री में अपना नसबंदी या नलीबंदी करवाएँ और माइक पे अनाउंस करवाया जाता था। बट इस वक़्त तो मतलब इस ईयर गर्मी की छुट्टी में या फिर पिछले कुछ सालों से लॉकडाउन के बाद से हमें सुनने को ये चीज़ें नहीं मिली। तो गवर्नमेंट कुछ हद तक पहले कोशिश कर रही थी, अभी क्या कर रही है कि नहीं, अभी वो चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होगी, वो हम लोग के यहाँ वो फैसिलिटी पहुँच रही है कि नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। और इस चीज़ को पढ़ने का जो वैल्यू है वो तो हम आपको बता चुके हैं कि कंप्लीटली पॉपुलेशन को कंट्रोल, एसटीडी से बचना और इन्हीं सब से लेकर है। और इसके साथ ये भी कहा जा चुका है, मतलब अगर साइड बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए तो साइड बुक में साफ-साफ कहा गया है कि अगर जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो मतलब जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, अर्थात जो मतलब मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर, और उसके साथ जो बर्थ रेट है उसको इक्वल रखना होगा। अर्थात जितने लोग जीवित हो रहे हैं उतने लोग मरे भी। अगर हम मृत्यु दर को कंट्रोल कर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल कर रहे हैं और बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, फिर बर्थ रेट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों में भी फिर भी जनसंख्या बढ़ेगी। हमें दोनों को इक्वल रखना है, जितनी बर्थ रेट होगी उतनी ही मोर्टेलिटी रेट भी होनी चाहिए। तो इस मतलब इन मेथड्स को पढ़ने का जो मतलब कहीं नहीं पूछता है क्या मेथड्स, मतलब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, आप इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या है, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये नॉर्मली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या फिर लेक्चर्स, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट पे, या फिर एज अ टीचर, या फिर कहीं आपको आपसे कुछ ऐसे मतलब एग्जाम्स होते हैं जो कि फिजिकल बेस्ड रहते हैं, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या है, फिर इनके पढ़ने क्या से आपको क्या फायदा हुआ, आप इनका कैसे यूज करेंगे सोसाइटी में। तो जाहिर सी बात है एसटीडी मतलब गवर्नमेंट हमको पढ़ा रही है तो उसका मेथड है, उसका यूज है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कंप्लीटली बचने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए, और उसके साथ इन सब के सावधानियाँ, क्योंकि मतलब दूसरों की बातों में आके कुछ भी कोई भी मेथड्स यूज़ कर लेना, उसके बारे में जो भी मतलब हानियाँ हैं, लाभ है, उसको ना समझना। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने का मतलब ये है कि उन सारी चीज़ों से बचे रहने के लिए, और सबसे बड़ा चीज़ जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हमें आगे जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है एमटीपी के बारे में, अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब चिकित्सीय सगर्भता समापन, चिकित्सक रूप से जो गर्भधारण होता है उसका समापन किस प्रकार किया जाए। उसके साथ जो एमनियोसेंटेसिस विभेदन है जिसके बारे में हमने बताया कि जो बच्चा जिस फ्लूइड में तैरता रहता है उस फ्लूइड को ही कंप्लीटली इंजेक्ट करके निकाल दिया जाता है, तो वो सारे मेथड्स भी हमको कंप्लीटली पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सब मेथड्स जो है हमें कंप्लीटली कल पढ़ने, आज जो मतलब आज का लेक्चर जो था लगभग लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। एमटीपी के बारे में कल कंप्लीटली डिटेल में बताया जाएगा।
आज के लेक्चर में अगर कोई चीज नहीं समझ में आया हो या फिर कोई चीज आपको जानना हो या फिर कुछ आपको ऐसे ही मतलब समझना हो, नहीं समझ में आया, कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब जो है हम मतलब 18 या फिर 15-18 मिनट का जो टाइम बचा है उसमें हम कम्प्लीटली राइटिंग की प्रोसेस करवाएंगे, ठीक है। माइक ऑफ रहेगा, कैमरा ऑफ रहेगा, बस कम्प्लीटली राइटिंग रहेगी। और नोट्स आज थोड़ा सा जैसे 5 to 9-10 क्लास चलाएंगे, क्योंकि कल का नोट्स कल का मतलब पर डे 2 से 3 स्लाइड रहता है और कल के एक भी स्लाइड बनी नहीं, तो कल का नोट्स आज लिखवाएंगे और आज का नोट्स पढ़ा रहेगा, तो कल का नोट्स कम्प्लीटली आज लिखवाएंगे। तो राइटिंग प्रोसेस इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, लेक्चर को कम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को सब कुछ बेटरली समझ में आया हो। जितना टॉपिक से कुछ नहीं समझ में आया या फिर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग लेक्चर और ड्यूरिंग मतलब राइटिंग आप लोग पूछ लिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो ऑफ करते हैं फिर, दैट्स ऑल।
हेलो, आई होप मतलब शॉर्टली लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें पूरा हम कंप्लीट मेथड नहीं लिख रहे हैं कि वेज डिफरेंशिया मतलब जो स्पर्म या फिर कह सकते हैं जो शुक्र नलिकाएं होती हैं उनको काट कर बांधा जाता है, ये चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं। अंडर नलिकाओं को काट कर बांधा जाता है, ये नहीं लिख रहे हैं, बस लिख दे रहे हैं ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स मतलब ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, वैसेक्टोमी इन मेल्स मतलब वेज डिफरेंशिया को काट के बांध दिया जाता है। कंप्लीट मेथड हम नहीं लिख रहे, ठीक है। मतलब अब नोट्स बनाना है तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको नोट्स की तरह लिख लीजिए बस, ठीक है, इतना में हमारा परमानेंट मेथड खत्म हो जाएगा।